नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस YouTube चैनल यानी पढ़ा YouTube चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल परीक्षाओं में जो नॉर्मलाइजेशन और क्रीमी लेयर को लेकर जो कंफ्यूजन है, काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे इसका निर्धारण होता है, किस तरीके से संपूर्ण चीज़ें काम करती है। तो बहुत सारी परीक्षाओं में आप सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से निर्धारित किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि क्योंकि अब कोई भी एग्जाम हो रहा है, किसी भी परीक्षा का अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपको पता है कि अब जो भरने वालों का तादाद है वो बहुत ज्यादा है। यानी किसी फॉर्म को बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा फिल किया जा रहा है, भरा जा रहा है, जिससे कि एक ही पाली में एक ही दिन सारे परीक्षाओं को कराना यह असंभव प्रतीत होता है। कभी कभी किसी किसी सरकार ने अगर ये प्रयास किया कि हम एक ही दिन एक ही समय एक ही पाली में सारी परीक्षाओं को करा ले, तो वहां पे पेपर लीक या बहुत सारी विसंगतियों का जो है न्यूज आया, समाचार आया, यानी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए सरकार और आयोग यानी सारी व्यवस्थाओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम परीक्षाओं को 1 से 2 पाली या 1 से 2 या 3 दिनों में संपन्न कराएंगे, ताकि थोड़े थोड़े बच्चों का एग्जाम जो है आराम से हो सके और परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ये कब से लागू किया गया, किन किन परीक्षाओं में क्या है नॉर्मलाइजेशन का प्रारूप, इन सभी बिंदुओं पर मैं हेमंत सर अपने YouTube चैनल यानी पढ़ा YouTube चैनल से आज इन सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आप संपूर्ण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को जान सके। और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन किन परीक्षाओं में इसे लागू किया गया है। तो बिना समय गवाए आइए हम नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उन सारे बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो एकदम बेसिक से बता रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को इसकी जानकारी हो, पर जिन लोगों को इनकी इसकी जानकारी नहीं है, जो नए स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने आ रहे हैं या जो नए स्टूडेंट परीक्षाओं की तैयारी करने आ रहे हैं, उनको ये पता चले कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, यानी व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। बिकॉज नॉर्मलाइजेशन इज यानी नॉर्मलाइजेशन होता है जिसको हम लोग सामान्यीकरण कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग विभिन्न शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के परिणामों को एक समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। अर्थात जो भी परीक्षाएं संपन्न होती हैं शिफ्ट वाइज, उन सभी परीक्षाओं को क्या किया जाता है, उनके परिणाम को एक समान स्तर पर लाने के लिए यह किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी शिफ्ट के छात्रों को कठिन या आसान प्रश्न पत्र के कारण अनुचित लाभ या नुकसान न हो। इसके साथ ही जब कोई परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित होती है, जैसे एसएससी, रेलवे, सीयूईटी आदि, तो हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग होता है। सभी प्रश्न पत्र एक जैसे कठिन नहीं होते, इसलिए छात्रों की सच्ची योग्यता मापने के लिए सरकार और परीक्षा संस्था नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का उपयोग करती है। अगर कोई परीक्षा जैसे 1, 2 या 3 या 4 या 5 दिन में संपन्न किया जा रहा है और शिफ्ट वाइज अगर संपन्न किया जा रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में भी हो रहा है, इवनिंग शिफ्ट में भी हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे शिफ्ट के प्रश्न पत्र एक जैसे ही हो। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी दिन किसी शिफ्ट की जो परीक्षा है वो इजी हो जाती है और कभी कभी क्या होता है किसी शिफ्ट की परीक्षा कठिन हो जाती है। तो किसी भी परीक्षार्थी के साथ, किसी भी छात्र के साथ कोई भेदभाव न हो, उस भेदभाव को दूर करने के लिए इस सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आयोग और सरकार ने क्या किया है, निर्धारित किया है। आगे चलते हैं और
इसको और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सरल भाषा में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए परीक्षा 2 शिफ्ट में हुई। जैसे अगर कोई परीक्षा हुई और अगर वो 2 शिफ्ट में हुआ तो यहाँ पे पहले शिफ्ट का जो पेपर था मान लीजिए वो आसान था, तो उससे छात्रों को अधिक अंक मिल सकते हैं, बात भी सही है। अगर क्वेश्चन पेपर इजी है तो हो सकता है कि उसे ज्यादा स्टूडेंट क्या किए हो, अटेम्प्ट किए हो और उनका मार्क्स अधिक हो सकता है। साथ ही अगर हम शिफ्ट सेकंड पेपर कठिन था तो औसत अंक क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो अब दोनों शिफ्टों के विद्यार्थियों को बराबर मापने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जिससे किसी को ज्यादा या कम कठिनाई का फायदा या नुकसान न हो। यह व्यवस्था इसीलिए लागू किया गया कि अगर परीक्षा 1 से अधिक दिनों में हो रहा है और शिफ्ट वाइज हो रहा है तो प्रश्न पत्र जो कठिन रहे, जो सरल रहे, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए और जो छात्र क्वालिफाई कर रहे हैं उनका चुनाव कैसे किया जाए, इसके आधार पर इसको ध्यान में रखकर किया गया। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का। हम पूरा नॉर्मलाइजेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसा प्रोसेस है। तो आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप पूरे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से परीक्षा में अप्लाई होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप संपूर्ण चीजों को बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सभी उम्र के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। जो व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, क्या परिवर्तन है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्रीमी लेयर क्या है, कैसे इसे परीक्षाओं में लागू किया जा रहा है, कैसे नियुक्तियों में इसको सम्मिलित किया जा रहा है, ये सारी जानकारी हमें लगता है कि हर पढ़ने वाले व्यक्ति को या हर शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को होना चाहिए। बात करते हैं आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का। तो यहां पे अगर देखा जाए तो आपका दिया है x माइनस एविजियम अपॉन एस डी इंटू एस टू प्लस ए वी जी एक्स, जहां पे ये देखिए एक समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण को आप ध्यान पूर्वक पहले देख लीजिए। यह आपका पूरा का पूरा समीकरण दिया गया है। अब एकदम अच्छे से चीजों को समझिए। यहां x बराबर जो है वो क्या है, तो अभ्यर्थियों के वास्तविक अंक है। क्या है, अभ्यर्थियों का वास्तविक अंक, यानी वह अंक जो आप परीक्षा में क्या किए हैं, अर्जित किए हैं। साथ ही अगर हम एवीजीएम की बात करें तो उस शिफ्ट का औसत अंक, यानी जिस शिफ्ट में आप परीक्षा दिए हैं तो ये आपका हो गया भैया वास्तविक अंक, यानी जितना आपने पेपर में हल किया आपका टोटल मार्क्स हो गया। साथ ही उस शिफ्ट का एक औसत अंक हो गया। वही अगर एसपी की बात करें तो उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी उस शिफ्ट का जो डिविएशन है स्टैंडर्ड, वो हो गया। साथ ही S2 की बात करें तो सभी शिफ्टों का जो औसत स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो, और अंत में है सभी शिफ्टों का औसत अंक। यानी इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन में सम्मिलित किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इस समीकरण के साथ साथ इस चीज को आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस प्रोसेस से नॉर्मलाइजेशन एसएससी, रेलवे या अन्य परीक्षाओं में लागू किया जाता है। आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अभ्यर्थियों के वास्तविक अंक, साथ ही उस शिफ्ट का औसत अंक, उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन और सभी शिफ्टों का औसत स्टैंडर्ड डिविएशन और सभी शिफ्टों का औसत अंक। कहने का अभिप्राय यहां दो चीजों को देखिएगा। ये देखिए यहां पे आपका जो है, यहां हम बात कर रहे हैं औसत अंक का। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, औसत अंक की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अभ्यर्थियों का पूरा वास्तविक अंक, यानी जो आप पेपर से हल करते हैं। इसके साथ उस शिफ्ट का औसत अंक, यानी सबसे अधिक जो औसत अंक गया है वो क्या है, और उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह का प्रश्न रहा है, सरल रहा है, कठिन रहा है, कैसा रहा है। साथ ही सभी शिफ्टों का औसत स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी बाकी शिफ्टों की जो परीक्षाएं हुई उनके औसत से इस शिफ्ट की जो परीक्षा रही वो कैसी रही, और अंत में
सभी शिफ्ट का औसत अंक, यानी जितने भी शिफ्ट के परीक्षाएं हो चुके हैं अब तक उसमें सबसे मतलब जो औसत अंक लोगों ने प्राप्त किया है वो क्या प्राप्त किया है, उसी आधार पर यह नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को क्या किया जाता है, किया जाता है। अब बात करते हैं कि सरकार इसे कैसे लागू करती है। आगे चरण में अब हम लोग ये जानते हैं कि भैया सरकार इसको कैसे लागू करता है। तो सबसे पहले सीबीटी की बात करते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाली परीक्षाओं में यह लागू होता है, जहां एक ही दिन या कई दिनों में अलग अलग शिफ्ट होती है। आयोगों द्वारा पहले सभी शिफ्टों का औसत अंक निकाला जाता है, पेपर की कठिनाई के स्तर को देखा जाता है, टॉप स्कोर को देखा जाता है और साथ ही स्टैंडर्ड डिवीजन जैसे आंकड़े निकाले जाते हैं। इसके बाद फिर उस पर आधारित नॉर्मलाइजेशन स्कोर तैयार किया जाता है और यही नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मेरिट लिस्ट और चयन में उपयोग किया जाता है। तो जो मेरिट लिस्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद तैयार किया जाता है वो इतने सारे प्रोसेस को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। एक बार पुनः आप समझ लीजिए कि औसत अंक, इसके साथ साथ पेपर की कठिनाई, टॉप स्कोर और स्टैंडर्ड डिवीजन जैसे आंकड़े निकाले जाते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन के आधार पर क्या किया जाता है, फिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर तैयार किया जाता है और मेरिट लिस्ट और चयन में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम यह देखते हैं कि किन किन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन क्या किया गया है, लागू होता है। जो भी छात्र इस चैनल पे जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैनल आपको न्यू एजुकेशनल अपडेट के साथ इस तरह का जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करता रहता है, जो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एंड स्टूडेंट क्या होता है, रिलेटेड होता है। इसके साथ हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी इस चैनल से आपको कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे आपका गूगल प्लेलिस्ट का हमारा लिंक है, वहां से आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और किसी भी विषय पे अगर आपको जानकारी चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए, हम उस पर आपको वीडियो बनाकर अच्छे से उस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि किन किन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को क्या किया गया है, लागू किया गया है। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की बात करें तो हाँ भैया इसमें तो अप्लाई किया गया है और सभी टीयर में इसको क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की बात करें तो वहां पे भी अप्लाई किया गया है क्योंकि परीक्षा कई शिफ्ट में होती है। साथ ही सीयूईटी, यूजी और पीजी की बात करें तो यहां भी ये अप्लाई होता है और लाखों छात्र कई शिफ्ट में क्या करते हैं, परीक्षा देते हैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन रूल यहां भी अप्लाई होता है। अब चलते हम लोग आईबीपीएस, बैंक और पीओ क्लर्क की बात करें, हाँ भैया यहां भी अप्लाई होता है क्योंकि प्री और मेंस दोनों में ये लागू होता है। साथ ही नीट और यूपीएससी प्री की बात करें तो इसमें अप्लाई नहीं होता क्योंकि इसकी संख्या क्या होती है, अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा छात्रों की संख्या कम होती है, इसलिए इसको अप्लाई नहीं किया जाता क्योंकि ये एक ही शिफ्ट में होता है। इस परीक्षा की अगर बात की जाए तो ये एक ही शिफ्ट में होता है। ऐसे अगर जेई मेंस की बात करें तो हाँ इसमें अप्लाई होता है और ये कई शिफ्ट में परीक्षाएं होती है, यानी ऐसी परीक्षाएं जो एक से अधिक दिन या एक से अधिक शिफ्ट में संपन्न होता है, मैक्सिमम ऐसे परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें अप्लाई होती है। अब आप कहते हैं, कई लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या सर नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स घट सकते हैं। ये बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था हमसे, अभी जब यूपी पुलिस का जब कट ऑफ आया था तो उस टाइम पे भी बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन से जो मार्क्स होता है वो कम हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर आपकी शिफ्ट सबसे आसान मानी गई और आपने कम स्कोर किया तो आपके मार्क्स घट सकते हैं। अगर आप किसी शिफ्ट में परीक्षा दे रहे हैं और अगर मान लीजिए आपने सेकेंड पाली में आपकी परीक्षा है और सेकेंड पाली का पेपर बाकी पेपरों के औसत में सरल है,
सरल होने के बावजूद भी अगर आप उसको क्या कर पाए, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, यानी आपका वास्तविक अंक ठीक नहीं आ पाया, तो ऐसी परिस्थिति में आपके मार्क्स घट सकते हैं। वहीं अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी तो मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये केवल एक बच्चे पर इंडिविजुअल अप्लाई नहीं होता, ये पूरे ग्रुप पे अप्लाई होता है। परीक्षा का स्तर हर छात्र के स्तर पे देखा जाता है कि कठिन रहा है कि नहीं रहा है, और ये नॉर्मलाइजेशन चूंकि आयोग करती है तो इसका निर्धारण आयोग ही करता है कि किस, भाई कई लोगों का, छात्रों का ये कहना है कि सर हम कैसे कह सकते हैं कि ये कठिन था, ये सरल था। हो सकता है जो मेरे लिए कठिन हो वो किसी अन्य के लिए सरल हो, या हो सकता है कि 10 को कठिन लगता हो और 100 को क्या लगता हो, सरल लगता हो। तो ये निर्धारण आयोग पर छोड़ा गया है। ये आयोग निर्धारित करता है कि कौन सा कठिन है और कौन सा जो है सरल है। अब आप कहेंगे सर वो उन्हीं को जब निर्धारित करना है तो बात ही खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेपर भले इजी रहा हो, मान लीजिए हम आपको बात करते हैं ए, बी और सी 3 ग्रुप है। अब यहां पे मान लीजिए ए और बी 2 पालियों में परीक्षा हुई है। ये परीक्षा जो था ये एक तरीके से मान लीजिए कि एक तरीके से ये टफ था, और ये जो था वो क्या था, आपका इजी था। ठीक, अब क्या हुआ, ये टफ होने के बावजूद भी इसमें औसत अंक प्राप्त करने वालों की जो संख्या है वो अगर क्या है, ज्यादा है, संख्या क्या है, ज्यादा है, और इसमें सरल होने के बावजूद भी औसत अंक प्राप्त करने वालों की संख्या अगर क्या है, कम है, तो यह क्या हो जाएगा, आयोग के अनुसार यह सरल हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सब कुछ निर्भर करता है छात्र के औसत अंक पर। तो ये पूरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था जिसके बारे में हमने आपको एक विस्तृत जानकारी दी और अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर अब तक भी बात समझ में जिन लोगों को नहीं आई है वो कमेंट करके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे हमसे जो है हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है संस्था का, आप वहां कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी कौन सी चीजें आपको जाननी है, इसमें क्या चीजें आपको पूछनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते रहते हैं और आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर उपस्थित होते रहते हैं। तो आज नॉर्मलाइजेशन पे ये जो चर्चा था यही तक था। आगे इसी तरीके का लेटेस्ट कुछ अपडेट और लेटेस्ट जानकारी मैं आपके समक्ष लेकर फिर पुनः उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।